जिस फौजी के विषय में बात करने वाला हूं, दैट इज़ रियली अ ग्रेट इंस्पिरेशन कि आखिर एक विषम परिस्थितियों में भी कैसे पल करके बढ़ करके समझ करके निकल के आते हैं और इस देश का नाम कर जाते हैं और वाकई में हमारे दिल में एक अलग ही जगह बना लेते हैं। ये कहानियाँ, ये एग्जाम्पल एक ऐसी मिसाल है जो हमें हर सेकंड इंस्पायर करते हैं कि हम अपने देश को क्यों प्रेम करें। उस दिन ब्रिगेडियर उस्मान ने संकल्प लिया है, कहते हैं कि उसके बाद वो कभी बोले कि मैं बेड पे नहीं सोऊंगा, उसके बाद मैं ज़मीन पे सोऊंगा। और सत्य है कि जब तक उन्होंने उस जगह को आज़ादी नहीं करा ली, उस जगह पे कब्जा नहीं कर लिया, तब तक वाकई में वो एक चटाई पे सोए। दुश्मन बड़ी तादाद में थे जबकि भारतीय सैनिक उनके मुकाबले बहुत कम थे। इसके बावजूद पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस अभियान की वजह से उनको नौसेरा का शेर के नाम से भी पुकारा जाने लगा। उस समय पाकिस्तानी सेना ने उनके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। कि बहुत अहम है कि हमें भी कुछ प्रण होना चाहिए, हमें भी कुछ संकल्प होना चाहिए कुछ कर गुजरने का। मेजर कल्ची क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। A very warm good morning to everyone and really I'm very excited every time when I really come to in front of you। और जब से आपसे मुलाकात होती है, जैसे ही आपसे मेरी मुलाकात होती है, बड़ा कमाल का एक्साइटमेंट अंदर आ जाता है। और कहीं ना कहीं यार बड़ी दिल से आज एक बात कहूँ तो जब ये जर्नी मेरी लगातार चल रही है तो बच्चे मेरे से लगातार अलग अलग टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें डिमांड हुई। बट इस कड़ी में आज मैं कहना चाहूँगा आई एम ट्राइंग टू बी लिटिल इमोशनल टुडे बिकॉज आज मैं जिस व्यक्ति के विषय में बात करने वाला हूँ और शायद ये एक पहली शुरुआत है जो आप सबके बहुत मोटिवेशन और आप सबके बहुत सारी दुआ और बहुत सारे आशीर्वाद के बाद ये ताकत मेरे अंदर आई कि आई थिंक इस देश में बहुत सारे लोगों की केस स्टडी हुई। इस देश में हर मिलेनियर की बात हुई, इस देश में हर बिलेनियर की बात हुई, इस देश में नहीं है पूरे वर्ल्ड में उन सारे मिलेनियर और बिलेनियर की बात हुई। बट असल में उन रियल हीरोज़ की तो यार बात ही नहीं हुई जिनकी बात करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम रियली फीलिंग प्राउड, MKC ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ आज आकर के मैं उन रियल हीरोज़ के विषय में बात करने वाला हूँ, उनकी लाइफस्टाइल, उनके संघर्ष, उनके एफर्ट्स के विषय में बात करने वाला हूँ जो वाकई में आपको अंदर तक झकझोर के रख देंगे और एक कमाल इंस्पिरेशन देंगे। मुझे लगता है कि आज देश एक बड़ी बीमारी, बड़ी परेशानी और एक बहुत बड़ी एपिडेमिक आप महामारी से लड़ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन लेवल कम होता जाता रहता है। बट आज यार जिन कहानियों की मैं बात करूंगा और आज जिस फौजी के विषय में बात करने वाला हूं, दैट इज़ रियली अ ग्रेट इंस्पिरेशन कि आखिर एक विषम परिस्थितियों में भी कैसे पल करके बढ़ करके समझ करके निकल के आते हैं और इस देश का नाम कर जाते हैं और वाकई में हमारे दिल में एक अलग ही जगह बना लेते हैं। तो आज ये सेशन किसी बहुत हैवी मोटिवेशन का नहीं है। ये सेशन एक ऐसा नहीं है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा आग लगाने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश यही होगी एक सच्ची घटना सच्चे तरीके से मैं आपको बताऊं, एक ऐसी सच्ची शौर्य गाथा मैं आपको सुनाऊं जो वाकई में आपके दिल तक जाए और वाकई में आपके फौज से जुड़ने की वजह तय कर दे और वाकई में महसूस कराएं कि हमारा देश क्या है, हमारी देश की खासियत क्या है, हम अनेकता में भी एकता का परिचय क्यों हैं और हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है। इन सारी बातों को आप समझ पाएंगे। तो ऑब्वियसली ये कहानी शुरू होती है 15 जुलाई 1912 को। कहते हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले मऊ में जन्म होता है एक सूरवीर का, एक शौर्य का, एक पराक्रम का। जन्म ये सिंपल सा एक छोटा सा गांव रहता है जो कि आप कह सकते हैं बीबीपुर नामक का एक गांव है जहां पे जन्म होता है। एक छोटे से पुलिस अफसर के घर में जिनका नाम मिस्टर मोहम्मद फारूक के घर जो है इस बच्चे का जन्म होता है। मोहम्मद फारूक जी को ये पता चलता है कि हाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, तो उन्होंने ये डिसाइड ही कर रखा था कि मुझे आगे चल करके अपने बच्चों को एक अफसर बनाना है। कहानी बहुत ही अच्छे अंदाज में शुरू होती है। मुझे लगता है कि हर आम बच्चा ऐसे ही छोटे से मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और कई आप भारत के जितने भी ज़िले हैं, हर ज़िले में किसी छोटे से ज़िले में एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है और ऑब्वियसली उनकी पेरेंट्स की पराकाष्ठा होती है, उनका डेडिकेशन होता है कि वो सपना देखते हैं कि वाकई में उनका बच्चा आगे चल के उनके परिवार के लिए, इस देश के लिए कुछ बेहतर करेगा। और ऑब्वियसली उनकी माँ का नाम जमीलन बेबी था। एंड ऑब्वियसली ये एक मोमेंट है जो मैं शुरू कर रहा हूँ, ऑब्वियसली इस कहानी में बने रहिएगा। कहते हैं खैर बेटे की पैदाइश के बाद उसका नाम रखा गया मोहम्मद उस्मान। अब्बा मोहम्मद फारूक अपने बेटे का नाम इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी के नाम पे रखा। इन्होंने जो नाम रखा वो ऑब्वियसली तीसरे खलीफा जो है हजरत उस्मान गनी के नाम पे अपने बच्चे को नाम रखा। थोड़ा सा हजरत उस्मान गनी के विषय में भी जान लेते हैं हम लोग। कहते हैं हजरत उस्मान गनी साहब अरब में अपनी दिलेरी और हक की बात
और उसकी पैरवी करने के लिए मशहूर थे। और उनके विषय में खास बात कही जाती है कि वो कहते थे कि कई बार जुर्म माफ़ करना जो है ये मुजरिम को ज़्यादा खतरनाक बना देता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अरब देशों की हम बात करें तो इस पॉलिसी को बहुत तगड़ा फॉलो करते हैं और ऑब्वियसली वो किसी भी तरह की क्रिमिनलिटी को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं, उसकी सख्त सज़ा देते हैं और सही का हमेशा साथ देते हैं। कहते हैं नाम का असर इंसान पर जरूर पड़ता है। मोहम्मद फारूक के बेटे भी हजरत उस्मान गनी के नाम का असर आने लगा था। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ एक कहा जाता है इस बात को कि नाम का हमेशा असर बड़ा होता है और ऑब्वियसली उस नाम का असर कहीं ना कहीं इस बच्चे पे पड़ना स्टार्ट हो गया था। तब शायद मिस्टर फारूक साहब भी ये नहीं सोचे होंगे कि उनका बेटा बड़ा होगा और ऑब्वियसली इस देश का ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान बनेगा और देश के दुश्मनों से आखिरी सांस तक लड़ेगा और देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देगा। और ऑब्वियसली आज उस वीर की कहानी में गाने वाला हूँ, आज उस वीर पुरुष के विषय में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। जितना कुछ बताऊँ शायद इनकी ज़िंदगी को जितना हम समझते जाएंगे, जितना फील करते जाएंगे, कभी कभी आप देखते हैं कि हम समस्याओं को देख करके, परिस्थितियों को देख करके घबरा जाते हैं। मुझे लगता है कि ये सब एग्जाम्पल हैं अपने आप में कि आखिर एक छोटी सी जगह से भी शुरुआत कर करके आप आई थिंक सबसे टॉप ऊंचाई तय कर सकते हैं। बस ज़रूरत होना चाहिए आपके अंदर वो जज्बा हो, वो देश प्रेम हो, वो लगन हो, आग हो। और ऑब्वियसली जब ये विचारधारा थी तो ऐसा नहीं था कि इस विचारधारा में उनकी विचारधारा उनके पिताजी से बहुत मैच करती थी। ऑब्वियसली पिताजी चाहते थे कि हमारा बेटा बड़ा होकर के एक बड़ा सिविल अफसर बने, बट ऑब्वियसली ये चाहते थे कि बड़े होकर के इस देश का एक बड़ा ये फौजी अफसर बने और ऑब्वियसली देश की सेवा करें। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इनके विषय में जब बात की जाती है तो कहते हैं कि 1948 में कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी लड़ाकों को कहीं ना कहीं इन्होंने छक्के छुड़ाए और कहीं ना कहीं इससे झांझर और नौशेरा को लेकर एक ऐसा इतिहास खड़ा किया जो कि आज भी इतिहास के पन्नों में वर्णित किया जाता है। और ये दर्शाता है कि वाकई में अगर आपके अंदर जज्बा हो तो किसी भी बड़ी चीज़ को आप जीवन में तय कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं थोड़ा सा इनके विषय में कि आखिर इस तरह से इतिहास कैसे स्टार्ट होता है। कहते हैं 20 साल की उम्र में हुआ रॉयल मिलिट्री अकेडमी में चयन। रॉयल मिलिट्री ऑब्वियसली जब आप मेरा वीडियो सीरीज देख रहे होंगे तो मैंने जब इंडियन आर्मी के विषय में डिटेल बताया तो सबसे पहले मैंने बताया कि आज़ादी के पहले ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं रॉयल मिलिट्री अकेडमी के नाम से ही जानी जाती थी, क्योंकि इंडिया में एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भारत था उसके अंतर्गत इसको रॉयल मिलिट्री अकेडमी के ही नाम से जाना जाता था। कहते हैं साल 1932, तब मोहम्मद उस्मान की उम्र महज 20 साल थी। 1932 ऑब्वियसली 1912 में जन्म हुआ और 1932 महज 20 साल की उम्र में उनका फाइनली जो है वो सिलेक्शन हुआ। और कहते हैं कि तब पूरी तरह से जो है ब्रिटिश में का भारत में वर्चस्व था। उस्मान के अब्बा चाहते थे कि बेटा जो है सिविल सर्विसेज में जाकर के खानदान का नाम ऊँचा करे, लेकिन उस्मान का ख्वाब थोड़ा सा अब्बा के ख्वाब से अलग था और फाइनली वो चाहते थे कि वो बड़े होकर के इंडियन डिफेंस फोर्स ज्वाइन करें और देश की सेवा करें। उस्मान जिस दौर में पल रहे थे वो आज़ादी से काफ़ी पहले का दौर थे। माना जाता है कि उस्मान ने तभी सेना में जाकर देश के लिए कुछ करने का जज्बा दिल में पाल लिया था और उस समय उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जाना है और देश के लिए कुछ करना है। खैर 20 की उम्र में उस्मान को रॉयल मिलिट्री अकेडमी में दाखिला मिल जाता है 20 साल की उम्र में। तब पूरे भारत में केवल 10 लड़कों का इस मिलिट्री संस्थान में दाखिला मिला था। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। मुझे लगता है ये गर्व है इस पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, ये गर्व है इस पूरे देश के लिए, गर्व है उस छोटे से जिले मऊ के लिए और गर्व है उस छोटे से गाँव की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से उस्मान जी का जन्म हुआ। तो वहाँ से इन्होंने सपना देखा और फाइनली पूरे देश में केवल 10 लड़कों का चुनाव हुआ और उसमें कहीं न कहीं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जी का भी सिलेक्शन हुआ। भारत जब अपनी मिलिट्री अकेडमी नहीं थी तो इसलिए सेना में जाने वाले युवाओं को ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड में रॉयल मिलिट्री अकेडमी भेजकर ट्रेनिंग करवाती थी। जुलाई 1932 में वो इंग्लैंड गए। वास्तव में सैंडहर्स्ट में भारतीयों के लिए यह अंतिम कोर्स था। 1932 में जब ये फाइनली गए तो ये भारतीयों के लिए सैंडहर्स्ट जो कि वहाँ का ट्रेनिंग अकेडमी, जैसे आपके यहाँ इंडियन मिलिट्री अकेडमी हो गई, तो जो सैंडहर्स्ट था वहाँ पे वो आखिरी जो है उस एकेडमी के अंतर्गत ये बैच था जिसमें ये पार्ट हुए। कहते हैं कि अंतिम कोर्स था क्योंकि उसके बाद भारतीय अधिकारियों को उसी साल देहरादून में खुली इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रशिक्षण दिया जाने लगा। 10 से अन्य भारतीयों के साथ ब्रिगेडियर उस्मान 1 फरवरी 1934 को सैंडहर्स्ट से पास हुए। उस्मान अपने अब्बा फारूक की ख्वाहिशों से उलट इंग्लैंड आर्मी में अफसर बनने के लिए रवाना हो जाते हैं और वहाँ 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरते हैं। कड़ी ट्रेनिंग वर्ड से मैं आपको समझा दूं कि जब आप स्पेशली बात करते हैं जो है कमांडो प्लाटून कमांडो की आप बात करते हैं, या आप बात करते हैं स्पेशल आर्मी की जो पैरा स्पेशल फोर्स होती हैं, या आप मार्कोस की बात करते हैं, या आप बात करते हैं गरुड़ कमांडो जो आज के डेट में है, तो उस समय भी ये प्रोसेस हुआ करता था। तो जब इन्होंने फाइनली अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं स्पेशल ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड में फिर से 3 साल के लिए गए और उस जबरदस्त रिगरस ट्रेनिंग से गुजरे जो कि वाकई में उनको एक विशेष फौजी का दर्जा दिलाती है। कहते हैं कि बलूच रेजिमेंट में मिली इनको पहली तैनाती। 19 मार्च 1935 को
उनकी नियुक्ति भारतीय सेना में हुई। उनको 10वीं बलूच रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में तैनात किया गया। 10/5 बटालियन में इनको रिक्रूट किया गया। 30 अप्रैल 1936 को उनको लेफ्टिनेंट की रैंक पर प्रमोशन मिला। थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि आप ध्यान से समझें कि उस समय सब लेफ्टिनेंट का भी पद हुआ करता था, और विद इन ईयर उनकी काबिलियत, उनके डेडिकेशन को देखते हुए उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पे प्रमोट किया गया। प्रश्न बनता है क्या सर इतने कम एज में ही प्रमोशन हो जाता? तो ऑब्वियसली यार उस समय कितने ऑफिसर हुआ करते थे, गिने चुने ऑफिसर्स थे, और उन्हीं गिने चुने ऑफिसर्स को गिनी चुनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडेड की जाती थी। गिनी चुनी क्या, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडेड की जाती थी। 31 अगस्त 1941 को इनको कैप्टन रैंक मिल गई। अप्रैल 1944 में उन्होंने बर्मा में अपनी सेवा दी, और 27 सितंबर 1945 को लंदन गैजेट में कार्यवाहक मेजर के तौर पर उनका नाम उल्लेख किया गया। दैट मीन पुनः ये लंदन में एक विशेष जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर करने के लिए मेजर के तौर पे जो है वो वहाँ पे फिर गए, और वहाँ पे उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर किया। कहते हैं वर्ल्ड वार के दौरान मोहम्मद उस्मान को अफगानिस्तान और बर्मा में भी तैनात किया गया। जब वर्ल्ड वार 2 की कंडीशन चल रही थी तो उस दौरान इनको जो है अफगानिस्तान और बर्मा में भी रिप्यूट किया गया। शायद उस्मान को अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। ये जो छोटे छोटे चैलेंजेस थे, कभी कभी हमें लगता है कि सर ये बाधा आ गई, ये आ गई, यार ये अलग देश थे, वो बर्मा में थे, वो अफगानिस्तान में थे, हर सिचुएशन पे, हर मोर्चे पे खुद को खड़ा कर रहे थे, खुद को तैयार कर रहे थे उस भारत के लिए जिसको वाकई में ऐसे बहादुर योद्धा की जरूरत थी, और वो ऑब्वियसली ब्रिगेडियर उस्मान के रूप में तैयार हो रहे थे इस देश के लिए। कहते हैं कि जो उन्होंने बंटवारे के बाद ऑब्वियसली पाकिस्तानी फौज से लड़ना था, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद एक कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तो हो ही गई थी। बंटवारे से पहले साल 1945 और से लेकर 1946 तक मोहम्मद उस्मान 10 बलूच रेजिमेंट की 14वीं बटालियन का नेतृत्व करते रहे। इस दौरान वो मेजर पद पर तैनात रहे। बलूच रेजिमेंट में दौरान वो युद्ध की हर बारीकियों को सीखा उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत पाक बंटवारे की सरगर्मियां तेज हो चुकी थी, क्योंकि वो 46 से 47 का ऐसा दौर रहा है कि उस दौरान सरगर्मियां तेज हो चुकी थी। किसी भी समय देश के बंटवारे का ऐलान हो सकता था और सेना को हर मोर्चे पर तैयार रहना होगा। खैर साल 1947 में भारत पाक बंटवारा हो जाता है, जिसके बाद दोनों देशों से हजारों लोग का कूच एक जगह से दूसरे जगह होता है। ऑब्वियसली वो एक बड़ा मूवमेंट है और बहुत सारी कहानियां उनके बीच, बट उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इसी दौरान जब डिवाइडेशन हो रहा था, बलूचिस्तान के पार्ट में ये थे, और ऑब्वियसली उसका बटालियन का पूरा बलूच रेजिमेंट को, वो 10 बलूच रेजिमेंट को उस समय जो है गवर्न कर रहे थे, उस समय उस बटालियन का वो नेतृत्व कर रहे थे। कहते हैं भारत पाक बंटवारे के बाद हर चीज़ का बंटवारा हो रहा था, जमीन के टुकड़ों के साथ साथ विभागों का और सेना के कुछ रेजिमेंट का भी बंटवारा किया गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना, इसलिए बलूच रेजिमेंट बंटवारे के बाद पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बन गए, क्योंकि आप समझ ही रहे होंगे बलूच रेजिमेंट जो थी, जो कि बेसिकली आप ब्रिगेडियर उस्मान साहब की ही रेजिमेंट थी, जो कि फाइनली जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। बंटवारे के बाद मोहम्मद उस्मान पर सबसे ज़्यादा प्रेशर आ गया था, क्योंकि एक दबाव होता था। उस समय एक ऐसी सिचुएशन थी कि कहीं ना कहीं हिंदू एंड मुस्लिम 2 अलग देश में शिफ्ट हो रहे थे। इवन फौज ने इस चीज़ को लेकर कोई प्रेशर नहीं लगा रखा था, फौज ने इस बात को इच्छा अनुसार रखा था कि जिसकी इच्छा होगी वो जाएगा और जिसकी इच्छा नहीं होगी वो नहीं जाएगा। क्योंकि इस दौर में सेना में बहुत कम मुसलमान थे। जब बंटवारा हुआ था तो मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान होने की तर्ज पर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे, क्योंकि जिन्ना साहब समझते थे उनकी काबिलियत को, उनकी बहादुरी की, उनके एफर्ट्स को, तो ऑब्वियसली वो चाहते थे कि उन्हें ले जाएं। जिन्ना जानते थे कि उस्मान एक काबिल और दिलेर अफसर हैं जो पाकिस्तान सेना के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। बावजूद उसके उस्मान ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। उसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान को तोड़ने के लिए पाकिस्तान की ओर से कई प्रलोभन आए। ये प्रलोभन केवल एक पॉइंट से नहीं था, फाइनेंशियल प्रलोभन आए, और प्रलोभन का तो लेवल ये था, आप समझें कितना नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद उस्मान को पाकिस्तान सेना का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने तक की बात कर दी कि हम आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देंगे अगर आप पाकिस्तान में आएंगे। हालांकि जिन्ना का ये लालच भी उस्मान को डिगा नहीं पाया। उस्मान ने भारतीय सेना में रहने का फैसला किया, जिसके बाद उन्हें डोगरा रेजिमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि ये सब एक ऐसी कहानी है जो वाकई में दर्शाती है कि हमारा देश क्या है, हमारे देश की रियल क्षमता क्या है, किस तरह से हम अनेकता में एकता को प्रदर्शित करते हैं। और ये कहानियाँ, ये एग्जाम्पल एक ऐसी मिसाल है जो हमें हर सेकंड इंस्पायर करते हैं कि हम अपने लोगों को क्यों प्रेम करें, हम अपने देश को क्यों प्रेम करें, क्योंकि हमारे देश की पहचान, संप्रभुता, ताकत, एकता ही इसी बात से जनाई पड़ती है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे यहाँ ऐसे सूरवीर और ऐसे बहादुर ब्रिगेडियर उस्मान टाइप के लोग पैदा हो गए। कहते हैं बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ की, क्योंकि 1947 में बंटवारा हो गया, भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद कश्मीर आज़ाद रहना
चाहता था, जैसे कि आप डिटेल्ड कहानी जानते ही होंगे। लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने बेहद चालाकी से वहाँ घुसपैठ की और शांत दिख रही कश्मीर घाटी में कोहराम मचा दिया। ऑब्वियसली इंटरनल बहुत सारी स्टोरी हैं, कहते हैं इसके लिए उन्होंने कबायलियों को आगे किया और उसके पीछे उन्होंने सेना रखी और फाइनली उनसे उन्होंने कश्मीर में कब्जा कराना उन्होंने स्टार्ट किया। पाकिस्तान की मंशा अपनी ताकत के दम पर कश्मीर में कब्जा करने की थी। उस दौरान कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। इस मदद के बाद ऑब्वियसली कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। फिर भारत ने, आपको पता है कि जबरदस्त इनिशिएटिव लिया और हमारी सेना के दम पे कहीं ना कहीं हमने कश्मीर पे पूरी तरह से कब्जा स्थापित कर लिया, हिस्सा बन गया। भारतीय सेना ने कश्मीर को बचाने के लिए अपने सैनिकों को श्रीनगर भेज दिया। भारतीय सेना का पहला लक्ष्य पाकिस्तानी कबालियों से कश्मीर घाटी को बचाना। शुरुआती झटकों के बाद भारतीय सेना काफ़ी संभल गई थी, बिकॉज ये सिचुएशन ऐसी थी कि वो अलग अलग जगह छिपे होते थे, अलग अलग सिचुएशन में होते थे। तो कई सारे ऐसे अटैक हुए, कई सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें भारतीय सेना को काफ़ी अलर्ट कर दिया था कि आखिर इस सिचुएशन को हमें किस तरह और कैसे हैंडल करना है। भारतीय सेना ने कश्मीर के आम इलाकों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। वहीं पाकिस्तानी नौसेरा तक पहुँच गए थे। पुंछ में हजारों लोग फंसे हुए थे जिनके निकालने का काम कहीं न कहीं सेना कर रही थी। इसी कड़ी में कहते हैं कि क्यों उस्मान साहब को जो है बहादुरी के लिए कहा जाता है हमेशा नौसेरा का शेर। ऑब्वियसली वो नौसेरा के शेर बने और नौसेरा के शेर बनने की जो कहानी है वो उनकी रियल काबिलियत पे ही डिपेंड करती है, उनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। पाकिस्तान ने 1947 में कबायली घुसपैठियों को जम्मू कश्मीर की देसी रियासत में भेजा। उनका मकसद उस पर कब्जा करना और पाकिस्तान में उसका विलय करना था। उस समय ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 77 पैराशूट ब्रिगेड की कमाल संभाल रहे थे। उनको 50 में पैराशूट ब्रिगेड की कमाल संभालने के लिए भेजा गया, जिसे दिसंबर 1947 में झांगर में तैनात किया गया। 25 दिसंबर 1947 को पाकिस्तान घुसपैठियों ने झांगर पर कब्जा कर लिया। झांगर का काफ़ी रणनीतिक महत्व था क्योंकि ये ऐसी जगह थी जहां मीरपुर और कोटली से सड़कें आती थी। दैट मीन ये जो है बहुत ही रणनीतिक तौर पे महत्व प्लेस था, जहाँ पे दो सड़कें आके मिलती थी और ऑब्वियसली घुसपैठ करने का, अंदर आने का जो झांगर लोकेशन रही, इवन नौसेरा की भी जो लोकेशन रही। कहते हैं कि हमेशा जो नौसेरा की लोकेशन है वो राजौरी और जो है अखलूर के बीच की जो लोकेशन है नौसेरा की, वो भी एक बहुत अहम पॉइंट था जिसके कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फौज या कबायली इंटर आसानी से हो जाया करते थे। उस समय उस पर कब्जा कर लिया। कहते हैं कि उस दिन ब्रिगेडियर उस्मान झांगर साहब ने दुश्मन के कब्जे से आज़ाद दिलाने का, दैट मीन झांगर को आज़ाद कराने का उन्होंने एक संकल्प लिया, एक कसम खाई। और कहते हैं वो संकल्प भी बहुत विशेष था। कहते हैं कि उसके बाद वो कभी जो है बोले कि मैं बेड पे नहीं सोऊंगा, उसके बाद मैं जमीन पे सोऊंगा। और सत्य है कि जब तक उन्होंने उस जगह को आज़ादी नहीं करा ली, उस जगह पे कब्जा नहीं कर लिया, तब तक वाकई में वो एक चटाई पे सोए, एक बेड पे नहीं सोए। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि ये एक ऐसी इंस्पिरेशन है। मुझे लगता है कि आज हम फिल्में देखते हैं और हमें एक सडन इंस्पिरेशन आ जाता है, बट ये लाइफ की रियल इंस्पिरेशन है यार, जो इनसे मिलती है कि शपथ था, एक प्रण था, कुछ कर गुजरना है। और मुझे लगता है यही प्रेरणा, यही जज्बा बेटा आपके भी सफलता की वजह बनेगी। जब तक इस तरह की सोच, इस तरह का एटीट्यूड आप खुद में नहीं लाएंगे, शायद उस लक्ष्य तक पहुंच पाना आपके लिए आसान नहीं होगा। कि बहुत अहम है कि हम में भी कुछ प्रण होना चाहिए, हम में भी कुछ संकल्प होना चाहिए, कुछ कर गुजरने का। एक संकल्प बनाओ यार, कुछ ऐसी चीजों को त्यागो अपने जीवन में जो आपके लिए अहम है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और उस चीज को त्यागेंगे आप केवल इसलिए क्योंकि उस चीज को आपको पुनः पाना है, और उसको पुनः पाने के लिए आप अपना 100% देंगे और फाइनली अपना सपना पूरा कर पाएंगे। तो यार सपना नहीं है, सपना एक संकल्प है, और जब तक वो संकल्प नहीं है तब तक वो सपना नहीं है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे की कहानी। कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज कश्मीर में कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाने में सफल रही, क्योंकि उस समय ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी, वो पहले से ही घुसपैठ कर रहे थे। हमें थोड़ा देर में पता चला, इवन महाराजा हरि सिंह साहब ने भी काफ़ी देर में रिपोर्ट किया हमें, और हमारे भी एक्शन लेते थोड़ा समय लग गया, तब तक उन्होंने कई एरिया में कब्जा कर लिया था। कई अन्य अधिकारियों के साथ ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान कश्मीर में अपनी बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे। उस्मान के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था। दुश्मन गुफाओं में छुपकर भारतीय सेना पर हमला कर रहा था। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। इवन आज आप टेक्निकली समझे तो थोड़ा सा आपको क्लियर करूं कि कारगिल वाली सेम सिचुएशन आप समझें, वो बिल्कुल छिप के ऊपर बैठे हुए हैं और वहाँ से निशाना बना के वो अटैक कर रहे थे। और कारगिल जैसी टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी, ना हमारे पास उस समय वो फोर्स थी, ना हमारे पास उस समय प्लेन्स थी, हमारे पास वो सिचुएशन नहीं थी। बट उन सिचुएशन में भी किस तरह से लड़ना,
किस तरह एक सफल नेतृत्व को दिखाना, वो कहीं ना कहीं हमें ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान साहब के जीवन से सीखने को मिलता है। कहते हैं कितना आसान नहीं था, दुश्मन गुफाओं में छिपे थे। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे। ध्यान दीजिएगा, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा साहब उस समय जो है वो जनरल नहीं हुआ करते, तो लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे। उन्होंने पश्चिमी कमान के कमांडर के तौर पर प्रभार संभाला था। पश्चिमी कमांड के कमांडर के तौर पे प्रभार संभाला था। वह अपने मुख्यालय को जम्मू ले आए थे ताकि 2 अहम अभियानों यानी झांगर और पुंछ पर कब्जे के अभियानों पर नजर रख सकें। इस अभियान की शुरुआत फरवरी 1948 के आखिरी हफ्ते में हुई। ध्यान दीजिएगा, इस अभियान की शुरुआत फरवरी 1948 के आखिरी हफ्ते में हुई। 19वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड उत्तरी रिज के किनारे आगे बढ़ रही थी और 50वीं पैरासूट, जिसको ऑब्वियसली ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान साहब लीड कर रहे थे, ब्रिगेड दक्षिण में उन पहाड़ियों को दुश्मन से आज़ाद कराया जिसकी मदद से नौशेरा झांगर मार्ग पर घुसपैठियों ने अपना प्रभुत्व कायम किया हुआ था। पहली जनवरी फरवरी 1948 में ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा और झांगर पर जोरदार हमले के दौरान घुसपैठियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। ये जनवरी एंड फरवरी 1948 के बीच जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया गया ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जी के द्वारा, वो घुसपैठियों के लिए काफ़ी घातक रहा और उनको ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। कहते हैं दोनों जम्मू कश्मीर में रणनीतिक रूप से अहम स्थान है। हम झांगर की भी बात करें और नौशेरा की भी बात करें, दुश्मन बड़ी तादाद में थे जबकि भारतीय सैनिक उनके मुकाबले बहुत कम थे। इसके बावजूद पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें करीब 2000 लोग हताहत हुए, जिसमें 1000 लोग मारे गए और 1000 लोग उनके जख्मी हुए। इस हमले में हमारे भी 22 जवान जो है वो मारे गए और साथ ही साथ 102 लोग जख्मी हुए। इस अभियान की वजह से उनको नौशेरा का शेर के नाम से भी पुकारा जाने लगा। उस समय पाकिस्तानी सेना ने उनके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था कि कोई अगर ब्रिगेडियर उस्मान को मारता है तो उसे हम 50,000 रुपए देंगे। ब्रिगेडियर उस्मान ने कसम खा रखी थी कि जब तक झांगर को दुश्मन के कब्जे से आज़ाद नहीं करा लेंगे तब तक एक ही चटाई पर सोएंगे और कभी किसी बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और वाकई में जब तक उन्होंने झांगर को आज़ाद नहीं करा लिया, वो किसी पलंग पे नहीं सोए, अपने इस फैसले पर कायम रहे। तो ये दृढ़ता, ये संकल्प की क्षमता यार इनको बेहतर और विशेष बनाती है। ब्रिगेडियर उस्मान ने एक तो पाकिस्तान सेना में सेनाध्यक्ष बनने की पेशकश ठुकराई। जस्ट सी द वैल्यू। मुझे लगता है कि इंसान सिद्धांतों से बनता है। आज शायद मैं इनके विषय में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हर वो निर्णय, हर वो इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया एक इंस्पिरेशन है हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए, हर यंगस्टर के लिए, हर उस भारतीय के लिए जो वाकई में महसूस करता है कि उसको भारत से प्रेम है। तो यार प्रेम का जो सही स्वरूप है वो कहीं ना कहीं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान साहब की ज़िंदगी से सीखने को मिलता है कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट कंट्री लव, देश के प्रति प्रेम क्या है। उसके बाद ऐसी बहादुरी दिखाई कि एक के बाद एक इलाके दुश्मन के सेना में उनके जबड़ों से खींच के लाया। जितने भी कब्जे के इलाके थे, इनके हर अभियान ने, इनके हर एफर्ट्स ने, इनकी हर रणनीति ने कहीं न कहीं उनको हिला के रख दिया। और हिलाना था क्योंकि जो हमारी फौज थी वो कबायली को भेजते थे सबसे पहले आगे। थोड़ा कबायली के विषय में मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। शायद कबायली को आप इस तरह समझ सकते हैं कि आज की जो उनकी अलकायदा है या जितने भी उनके टेरर ग्रुप हैं, उस समय वो कबायली के तौर पे होते। तो उनका काम ही था, इतनी गरीबी और लाचारी थी कि वो लूटपाट करते थे और लूटपाट करके आगे बढ़ा करते थे। और कहीं कि पाकिस्तान उन्हीं के पीछे अपनी फौज को रखती थी और जहाँ तक वो लूटपाट करके कब्जा कर लेते थे उतने पे झंडा और अपना कैंप और अपना पूरा सेटअप करके बैठ जाते थे और कहते थे कि हमारा ये फौज बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक सहारा था। बट एक अच्छी बात ये थी कि कहीं ना कहीं कबायली उतने ट्रेंड नहीं थे। बट हाँ, ऑब्वियसली वो एक तरीके से राक्षस की तरह बिहेवियर करते थे और उन पर कब्जा करना कहीं ना कहीं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान साहब की एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी, क्योंकि उस समय इतने अच्छे वेपन्स भी नहीं थे, इतने अच्छे रिसोर्सेज भी नहीं थे, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उन विषम सिचुएशन में भी उनके नेतृत्व, उनकी लीडरशिप और उनकी पॉजिटिविटी ने वो सब कुछ कमाल करके दिया। कहते हैं कि झांगर हासिल करने के बाद ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा को भी फतेह कर लिया, जिसके बाद उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाने लगा। आज भी वहाँ आप जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा जहाँ पे लिखा हुआ है कि मोहम्मद ब्रिगेडियर उस्मान इज़ अ लॉयन ऑफ जो है नौशेरा एंड ही इज़ अ लॉयन ऑफ नौशेरा। कहते हैं कि उस्मान की बहादुरी के आगे पाकिस्तानी सेना नतमस्तक हो गई थी। दुश्मन को इलाके से भगा दिया और झांगर पर दोबारा कब्जा हो गया। इस हार से बौखलाए पाक ने मई 1948 में अपनी नियमित सेना को भेजा। एक बार फिर झांगर पर जोरदार गोलीबारी होने लगी। पाकिस्तानी सेना ने झांगर पर कई जोरदार हमले किए, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने झांगर पर कब्जे कि पाक के सपने को पूरा नहीं होने दिया। कहते हैं 3 जुलाई साल 1948 को ब्रिगेडियर उस्मान का 36वां जन्मदिन से 12 दिन पहले ही वो शहीद हो गए। उनके अंतिम शब्द से मैं जा रहा हूँ, लेकिन
उस इलाके को दुश्मन के कब्जे में आप आने नहीं देंगे। दैट द प्रॉमिस आई नीड फ्रॉम एवरीवन, ये वादा मुझे आप सबसे चाहिए। ब्रिगेडियर उस्मान के उस प्रेरक नेतृत्व और साहस के लिए उनको महावीर चक्र से पुरस्कृत किया गया। ब्रिगेडियर पद पर रहते हुए देश के लिए शहीद होने वाले उस्मान इकलौते भारतीय थे एंड ऑब्वियसली उनके जनाजे में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए। आई थिंक दे आर द पीपल, आई थिंक आज हमारी उम्र क्या है टू बिकम अराउंड दैट, हम सब भी उसी एज के आसपास हैं। उस उम्र में देश के प्रति इतना प्रेम रखना, उस देश के लिए इतना कुछ कर जाने के लिए एक अलग आग, एक अलग जज्बा और एक अलग देश प्रेम चाहिए होता है। मुझे लगता है कि ये सब में होना चाहिए यार। देश बड़ा इस बात से नहीं बनता है कि हम कितना एक दूसरे से ईर्ष्या कर लें, हम कितना जहर फैला लें, हम कितनी गलत बातें कर लें। देश बड़ा इस बात से होता है कि हम देश को वाकई में कितना प्रेम करते हैं और जैसे ही मौका मिले, जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ ऐसा हम करें जो हमारे देश की संप्रभुता, उसकी एकता और उसकी कहीं न कहीं उस ताकत को शो करे जिसके आगे पूरा विश्व झुकता है। तो मुझे लगता है कि बीइंग एस्टर अब हम सबको यार ये सोचने की ज़रूरत है, ही इज़ नॉट जस्ट अ पर्सन, बिकॉज ऑन दिस अर्ली एज इतनी कम उम्र में ब्रिगेडियर का पद पाना और इकलौते ब्रिगेडियर के तौर पे शहीद हो जाना, शायद 36 की उम्र होती क्या है। और कमाल की बात कहते हैं कि मैं ब्रिगेडियर उस्मान साहब की बात करूं तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी में अपनी पूरी की पूरी सैलरी, कहते थे कि सैलरी का 50% से ज़्यादा से भाग वो हमेशा बच्चों के एजुकेशन में दे दिया करते थे, क्योंकि गरीब बच्चों के एजुकेशन चलते थे। वो कैसे समाज से आए थे, कैसी जगह से आए थे जहाँ उनको पता था कि वाकई में देश की रियल स्थिति क्या है। और कहते हैं ताऊं उन्होंने शादी नहीं की और देश प्रेम के लिए 100% अपने जीवन को हमेशा कुर्बान करने के लिए तत्पर रहे। और बहुत गर्व के साथ कहना पड़ेगा कि जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी इनका प्रॉपर कब्र भी बनाई गई नई दिल्ली के अंदर। एंड आई थिंक इट्स रियली इंस्पिरेशन ऑब्वियसली फॉर द कंट्री, फॉर द ईच एंड एवरी यंगस्टर इन कंट्री। हमारे देश का हर युवा जो वाकई में फ़ौज में जाना चाहता है और वाकई में इस देश का युवा है और देश से प्रेम करता है, तो मुझे लगता है कि ही इज़ द पर्सन टू लर्न अलॉट, एक ऐसे इंसान जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। शायद आज ये एक तरह के नए सेशन की मैं शुरुआत कर रहा हूँ एंड ऑब्वियसली इट्स अ फर्स्ट टाइम फॉर मी इटसेल्फ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इनके विषय में पढ़ करके और आशा करता हूँ कि मैंने हर वो बात बताने की आपको कोशिश की है जो ज़रूरी है आपके लिए जानना। बहुत कुछ सीखने को है। मुझे लगता है कि अगर इनके जीवन को आप गहराई से उठा के देखें, उस पूरे संघर्ष को देखें, उस जगह पे चटाई पे सोना, उस जगह को अपने घर की तरह, अपने परिवार की तरह पाल के रखना और ऑब्वियसली उस 36 साल से भी कम उम्र में इस देश के लिए कुछ कमाल कर जाना। मुझे लगता है कि हर यूथ, हर यंगस्टर को ऐसे ही सोचना और हमारे देश की असल ताकत यही है। तो लग जाओ, मुझे लगता है कि फ़ौज एक बढ़िया ऑप्शन है हम सब के लिए, करियर के तौर पे भी एंड ऑब्वियसली अपने पैशन को, अपने सपनों को भी जीने के तौर पे। और मैं ये कड़ी जारी रखूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप ऑन दिस सेक्शन, क्योंकि बात बड़े मैं गर्व से कह दूँ कि आई थिंक रियल हीरोज़ को बहुत पढ़ लिया आपने एंड उनके विषय में बहुत लोगों ने आके डॉक्यूमेंट्री कर ली। नाउ दिस इज़ द जर्नी फ्रॉम माय साइड बीइंग अ सौरभ सर। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हर उस रियल योद्धा को, उस रियल सैनिक को, उस रियल ऑफिसर को, इस देश का जो वाकई में हमारे लिए इतना लड़ा है, हमारे लिए इतना कुछ उसने दिया है, जिसके वजह से आज इतने सुख, शांति और सुकून से हम जी रहे हैं, मैं कारवां जारी रखूँगा। आप सबका सपोर्ट चाहिए। ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, फैलाइए और बताइए कि हमारा देश क्या है और किस तरह से हम बने हुए हैं और देश में कहीं न कहीं एक वो जो अनेकता में एकता वाली बात है उसे लाएं, भाईचारे का माहौल फैलाएं और ये फील कराएं कि हमारी रियल ताकत ये है और हमें कोई बांटने की ताकत नहीं रखता। हमेशा एक होकर के इस देश के लिए, इस समाज के लिए हमेशा हम तैयार हैं, तत्पर हैं और हिंदुस्तान के लिए हम लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट। और ऑब्वियसली जो भी चीज़ें समझ में आएँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ, लिखें। ऑब्वियसली जो भी आप लिखते हैं मैं आपकी बातों को ध्यान से सुनता हूँ, समझता हूँ और कोशिश करता हूँ उससे रिलेटेड कुछ ले आऊँ। और बिल्कुल ऐसे ही ताकत, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके ही माध्यम से मैं पूरे देश को, इन रियल हीरोज़ को ले आ पाऊँगा और आपके सपोर्ट और आपके दुआ की और आपके आशीर्वाद की हमें बहुत ज़रूरत होगी। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक फॉर द ऑल अपकमिंग एग्जाम। Thank you so much again and Jai Hind, Jai Bharat.